रात में अगर अखिलेश जी आ रहे होंगे सपने में तो मंत्र मैं बता देता हूँ, उस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश, 3 बार नाम लेंगे तो उसके बाद अखिलेश जी नहीं आएंगे। और अगर भोर में राहुल जी आते हैं तो जय राहुल जय राहुल जय राहुल, 3 बार नाम लेंगे तो दोनों लोग नहीं आएंगे। इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय इनका, ईडी इनका, एसटीएफ इनका, पुलिस इनका, सीबीआई इनका, और इनके हाथ के नीचे से पेपर लीक हो जा रहा है। जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो आप उसमें परीक्षाएं करा पाएंगे, जब चुनाव नजदीक आ जाएगा उसमें अरे भ्रमित करना बंद करे जनता को। छात्र नौजवान कई सालों से 9 साल से 6-7 साल से यही सपना देख रहा है कि हमको रोजगार मिलेगा। पेपर लीक हो गया है, एक छात्र ने अपने पूरी डिग्री को आग लगा के आत्महत्या कर लिया। इनको शर्म नहीं आती है कि लाइव डिबेट में बैठ के झूठ बोलते हैं ये और इनके मुख्यमंत्री कितने आत्महत्याओं का गुनाह अपने सर पे लेके ये कैसे जी पाते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इनकी एक नेत्री थी जो इसमें कपड़ा मंत्री है, सिलेंडर लेके पूरे देश में नाच करती थी, कपड़ा मंत्री। आज सिलेंडर 1200 है तो ये लोग नाच नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछे ना कि कब सिलेंडर सस्ता होगा, हम कहते भैया कुछ मत कीजिए, हमको 3 बजे लाइन लगना मंजूर है, 400 का गैस सिलेंडर, 400 का गैस। इस देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती बनने जा रही है, इस देश की मजबूरी है, बहन मायावती कैसे बनेंगे सर? क्या कुछ रूपरेखा है, कुछ फॉर्मेट तैयार? अच्छे दिन कब आएंगे सर? ये विपक्ष नहीं पूरा देश सवाल कर रहा है। अखिलेश यादव जी ने एम्स की जमीन दी है, योगी जी चाहते थे कि गोरखपुर में एम्स ना आए, कि योगी जी का मेडिकल कॉलेज चल पाए। ये झूठ बोलते हैं, फरेबी पार्टी के नेता है ये लोग। उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिलाओं के प्रति हो रहे सभी अपराधों में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। दूसरा, युवा सबसे ज्यादा आत्महत्या उत्तर प्रदेश में करे, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस द्वारा तैयार की रिपोर्ट नहीं है। तीसरा, कि सबसे ज्यादा हत्या जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। ये महिला सुरक्षा की बात करिए, मणिपुर में बेटी को नंगा नचाया जा रहा था, नरेंद्र मोदी का छाती नहीं फटा। ये बात करिए, अपराधियों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी का जो यही कृत्य है, इसी नाते जनता उनसे दूर हो जा रही है। देखिए योगी जी की जो बात है, अब सीएम सिटी होने के नाते हम नहीं कुछ कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? बसपा मोदी जी को हराना, ये आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। बसपा अगर गोरखपुर में डर रही है, नहीं डर नहीं रही है तो क्या आप योगी जी, हम बस पूछे, आप अच्छा बोल दीजिए। योगी जी का नाम जब आता है तो क्या ख्याल आता है? इनके रिश्तेदार अडानी, इनके रिश्तेदार अंबानी, इनके रिश्तेदार विजय माल्या, इनका रिश्तेदार नीरव मोदी, वो सब विदेश में जाके बैठे हैं, उनको ये ला नहीं पाएंगे। ये कहे थे कि स्विट्जरलैंड से हम काला धन लाएंगे, वो ला नहीं पाएंगे। 2 नेता निकले हैं इस देश को बचाने के लिए। कहा इस देश में आपातकाल की स्थिति है साहब, आप कुछ बोल नहीं सकते, ये घर गिरवा देंगे, आप कुछ कह नहीं सकते, घर गिरवा देंगे, आप आंदोलन करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, नौजवान रोजगार मांगेगा तो लाठी देंगे। अखिलेश जी के नेतृत्व में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का, उन्होंने कहा नहीं शिवशंकर हमारा उपाध्यक्ष रहेगा, अगली बार हो सके मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 2 महीने का वक्त या उससे कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में लगातार दो राजनीतिक परिदृश्य जो है वो उलटफेर उसमें लगातार जारी है। और ऐसे में पिछले 3-4 दिन में 2 घटनाक्रम हुआ। सबसे पहला ये कि राज्यसभा चुनाव में सपा के कुछ विधायक जो है वो भाजपा को वोट किए, क्रॉस वोटिंग हुई। दूसरी ये कि गुड्डू जमाली जो है बसपा से सपा का दामन थामे। और तीसरा ये कि ईडी जो है वो अखिलेश यादव को दिल्ली से समन भेजती है। और ये जो मैटर है ये 2019 का एफआईआर दर्ज है और 5 साल बाद चुनाव के मद्देनजर या फिर किस चीज को लेकर ईडी फिर से जो है नोटिस दी। ये सारे परिदृश्य को समझने के लिए हमारे साथ इस समय 4 मेहमान मौजूद हैं और देर ना करते हुए सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अनु प्रसाद जी मौजूद है जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और साथ में हमारे साथ बसपा से मौजूद है ख्वाजा शमसुद्दीन जी मौजूद है और हमारे साथ अम्बिकेश धर दुबे जी मौजूद है जो भाजपा का पक्ष रखेंगे और साथ में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिवशंकर गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी से पूछ लेते हैं, पिछले 5 साल में आधा से ज्यादा दर्जन से ज्यादा बार जो है पेपर लीक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, पेपर लीक की प्रक्रिया में जो दोषी हैं आप भी देख रहे हैं कि अभी तत्कालीन में पुलिस की भर्ती हुई, पेपर लीक की प्रक्रिया जो हुई उसमें बड़ी सरकार द्वारा तुरंत छात्र हित में, प्रतियोगी छात्रों के हितों में कदम उठाते हुए उस परीक्षा को निरस्त किया गया है। उसकी एक बड़ी जांच कमेटी बनाई गई है, कई सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं तथा पुनः
फ्रेश एग्जाम कराने के लिए 6 महीने का समय सरकार ने माननीय पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया है, ताकि इसमें जो है एक पारदर्शिता और शुचिता कायम हो सके। तो किसी प्रकार से जो भी कृत्य करता है, गलत कार्यों में जो लिप्त रहेगा, उसको सरकार हमारी किसी भी रूप से छोड़ने के लिए कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही है और छात्र हित में कार्य कर रही है। योगी सरकार ने जब ऐलान किया कि जो पेपर लीक हुआ है ये रद्द किया जाएगा, 6 महीने बाद फिर से पेपर होगा, एक बात बताइए कि क्या जिस तरीके से जब युवाओं के चेहरे पर ये मुस्कान आई तो ये युवाओं की जीत थी या फिर सरकार की कमी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जा रही थी तो उसको चंदे की आवश्यकता थी। योगी जी का बयान था कि उत्तर प्रदेश में ना माफिया है ना मच्छर है, और दोनों बहुतायत में पाए जा रहे हैं। मच्छर भी बहुतायत में है और माफिया भी बहुतायत में है। भारतीय जनता पार्टी 1,000 करोड़ का घोटाला किया, बच्चों का फॉर्म भरवाया, सेंटर डलवाया, परिष्पत्ति सब किया भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर पेपर लीक करा दिया। इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय इनका, ईडी इनका, एसटीएफ इनका, पुलिस इनका, सीबीआई इनका, और इनके हाथ के नीचे से पेपर लीक हो जा रहा है। इनके लोग मिले हुए हैं। ये नौजवानों और छात्र हितों की तो बात ना करे, इन्होंने फीस बढ़ा के छात्रों का नुकसान किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में 32 के 32 आज तक प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वीक है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। ये वीक है। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, एक बात बताइए कि क्या ये सरकार की कमी थी या फिर युवाओं की जीत थी कि फिर से पेपर होगा? और जिस तरीके से धन की तमाम तरीके की जो धन इसमें व्यय होते हैं, क्या सरकार का जिस तरीके से पैसा लगता है, जो वो कर लोग आम जनता जमा करती है, आम जनता का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जाया हो रहा है, क्या लगता है ये सरकार के इस नज़रिए को किस हिसाब से देखती है? देखिए, पहली बात तो जो पेपर लीक हुआ वो भी पूरी तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार नाकाम रही। और जितने आसानी से हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पेपर को रद्द करा दिया गया था, तो ये सबसे पहले तो ये बताएं कि उस पेपर को भी रद्द कराने के लिए प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक बच्चों को कितना ज़्यादा धरना आंदोलन करना पड़ा, उसमें बच्चे कितने लाठियाँ खाए। उसके बाद जाके उसके 2 दिन बाद जाके योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पेपर को रद्द करा दिया। चलिए, आपने पेपर रद्द करा दिया, मगर क्या आपने उस बात में एक बात ये कही कि जिन छात्रों की इस बार आयु खत्म हो जाएगी उनके लिए आपने आगे के एग्जाम में आप क्या प्रावधान रखेंगे? या जितने युवा छात्र एग्जाम में अपना फॉर्म डाले, लाखों करोड़ों रुपया जिससे आप पाए, क्या आप उन बच्चों, छात्र, नौजवानों को आप वो पैसा वापस करेंगे? जितनी मेहनत, संघर्ष, सपनों का टूटना, ये सारे मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हुए, क्या ये वो उसकी गारंटी, क्या वो सब उसको राहत दे पाएंगे? जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, आगे 6 महीने बाद पेपर होगा, ओवरएज जो बच्चे हो जाएंगे उनके लिए क्या करेगी सरकार? बात सुनिए, शायद कांग्रेस की प्रवक्ता पूरी व्यवस्था को न जान नहीं रही हैं। मेरी जो पूज्य मुख्यमंत्री जी का बयान था, फिर जो आयोग द्वारा जो जारी हुआ, आपको किसी भी प्रतियोगी छात्र ने जिसने परीक्षा में फॉर्म भरा, किसी से कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, तथा साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जा रही है, आगे मुझे लगता है कि जल्दी उसका निर्देश भी हो जाएगा कि जो सेंटर्स भेजे जाएंगे, जो आने जाने की जो व्यवस्था रहेगी, मैं उसकी भी बात बता रहा हूँ। जो उनकी जो व्यवस्था है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, कि जो सरकार की तरफ से निःशुल्क उनके आवागमन की भी सुविधा दी जाएगी। और दूसरी चीज़ है, जो आयु की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म जो भरे हुए हैं फॉर्म, आप इस जो फॉर्म भरे हुए हैं इसी फॉर्म पर वो परीक्षाएं होने जा रही है, तो इसमें आयु की बात ही कहाँ से आ गई? ये जो फॉर्म भरे हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, जो एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भरे हुए हैं, उनकी परीक्षा कराई जाएगी। तो जो ये परीक्षा है, और 6 महीने बाद उन्होंने नहीं कहा, ठीक है, 6 महीने के अंदर ही ये परीक्षा करा ली जाएगी। जब आचार संहिता लागू हो जाएगा, जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो आप उसमें परीक्षाएं करा पाएंगे। जब चुनाव नजदीक आ जाएगा उसमें, अरे भ्रमित करना बंद करे जनता को। छात्र, नौजवान कई सालों से, 9 साल से, 6-7 साल से यही सपना देख रहा कि हमको रोजगार मिलेगा। आज की तारीख में पूरे भारत में 4 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी फैल गई है। ये कितना भ्रमित करेंगे नौजवानों को? इसी आस में आज कल की घटना है, इंटर का आपका बोर्ड का पेपर लीक हो गया है। एक छात्र ने अपने पूरी डिग्री को आग लगा के आत्महत्या कर लिया। इनको शर्म नहीं आती है कि लाइव डिबेट में बैठ के झूठ बोलते हैं ये और इनके मुख्यमंत्री? कितने आत्महत्याओं का गुनाह अपने सर पे लेके ये कैसे जी पाते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बसपा से जरा जान लेते हैं किस तरीके का स्टैंड रखते हैं आप और आपकी पार्टी की जिस तरीके से पेपर लीक हुआ। देखिए, सरकार जो केंद्र की सरकार है और यूपी की सरकार की नाकामी है। पेपर लीक हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मेरा इस डिबेट में निवेदन है
कि सरकार जो भी केंद्र की है, प्रदेश की सरकार है, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, चाहे वो लड़की हो लड़का, कोई भी जिसने भी दिया था, वो गरीब बच्चे थे, उनका जो पेपर होने जा रहा है, सरकार ऑथेंटिक न्यूज़ दे कि उनका पेपर का कोई पैसा नहीं लगेगा, आने जाने का व्यवस्था सरकार करे। उनको ये ऐलान कर देना चाहिए कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, कोई भी फार्म का पैसा सरकार नहीं लेगी। उनका पेपर फिर से एक बार जो होगा, वो उनकी आयु जो रहेगी वही रहेगी और सारे खर्चे माफ़ कर दिए जाएं। अभी चुनाव आने वाला है और अखिलेश यादव के ऊपर जो है ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। क्या किस तरीके से देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, ईडी पेपर लीक करने वालों को नहीं पकड़ पाई, हाँ। भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं पकड़ पाई, हाँ। करोड़ों का घोटाला है उसको नहीं पकड़ पाती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमरे में बैठ के पेपर लिखवाते थे, वो नहीं पकड़ पाया। ये पेपर लीक हुआ, एसटीएफ नहीं जांच कर पाई। अखिलेश यादव जी जब दलितों, पिछड़ों, गरीबों की रहनुमाई करने लगे, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रथ के सामने मजबूत अंगत की तरह खड़े हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के छाती में दर्द होने लगा। तो ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, कोई केस थोड़ी ना बना पा रहे हैं। हम तो कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो अखिलेश यादव जी पे मुकदमा करके जेल भेज के दिखावे ना। जेल भेजे हमारे 111 विधायकों को, अगर हिम्मत है तो भेजे। इनके विधायक गुंडाई करते हैं, रेपिस्ट इनके विधायक, और ये ईडी लगा देते हैं। आज झारखंड में क्या हुआ, एक आदिवासी जंगल से निकल के मुख्यमंत्री बना, ईडी वाले गए 32 लाख रुपया उसके घर में रख दिए, 2 एकड़ जमीन वो भी फर्जी तरीके से फंसा के उसको जेल भेज दिया। ये लोग चाहते हैं कि कैसे शोषित जवाब ले लेते हैं। 2019 का एफआईआर दर्ज हुआ है और उसको जो है 2024 के जब लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके पहले नोटिस जारी करने का क्या मतलब है? देखिए, पहला चीज़ जान लीजिए, जो ईडी हो या सीबीआई की जो प्रक्रिया है, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंग हैं और ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसी को उनको अनुमति मोदी जी ने या जेपी नड्डा जी ने नहीं दिया है कि जेपी नड्डा जी ने कहा कि अखिलेश मेरी बात, टाइमिंग को लेकर तो सवाल, सुनिए बात बताना, मेरी बात सुन, आप बोल रहे थे फिर पहले मुद्दे की बात किया जाता है, मेरी बात सुनिए। दूसरा चीज है कि जांच एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और यदि कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को क्यों जेल नहीं भेज दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शिवशंकर जी के मुंह में घी शक्कर कि वह जाए, शिवशंकर जी की मनोकामना ईश्वर पूरी करे, अखिलेश यादव को स्वतंत्र जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उनके भ्रष्टाचार का उजागर कर उन्हें जेल भेजें। दूसरी चीज है, सेम यही बात विपक्ष का आरोप है सर जी कि इस भाजपा के तमाम नेताओं पर ईडी सीबीआई का जांच क्यों नहीं होता है? मैंने सुनिए बात बता दूं, जिनके ऊपर आरोप है उनकी जांच स्वतंत्र एजेंसियां करती हैं। यदि ये पाक साफ है तो इनको ये चिढ़ना ही नहीं चाहिए। इनकी यदि अखिलेश यादव ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। भाजपा के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है ये बता दीजिए सर। नहीं, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन, ईडी से भाजपा से क्या मतलब है? मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम जो भाजपा के नेता है, सबसे ज्यादा विधायक मंत्री आप ही के पास है, आप मानते हैं इस बात को? तो आपके पार्टी में क्या कोई दागी नेता नहीं है? कोई ईडी सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है इस तरीके की चीजें? भाई, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगता है, उसकी जांच स्वतंत्र एजेंसियां करती हैं। तो उसके बाद जिसके ऊपर आरोप लगता है उसके ऊपर जांच जो है एजेंसियां करती हैं। इनके लोगों के ऊपर नहीं आरोप लगा है, आप पूछिए ना। इन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री, जब उसने महाराष्ट्र के नेता हैं, उनके ऊपर कान के 100 करोड़ रुपए का घोटाला था। सुबह भोर में इनके राज्यपाल, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने उनको शपथ दिलाया, सारा आरोप खत्म हो गया, वो साफ सुथरे हो गए। उत्तर प्रदेश के कई विधायकों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इनके विधायक जमीन छका रहे हैं। गोरखपुर के कई सारे ऐसे विधायक हैं जो जमीन छकाए हुए हैं। और ये जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री दलित लोगों का जमीन छका के, जबरन पट्टा करा के, जबरन रजिस्ट्री करा के उस पर अपना जो है हॉस्पिटल, अपना विश्वविद्यालय बनाने का काम किए हैं। तो ये जो कर 19 का मुकदमा कब खुला? जब 24 का लोकसभा आ गया, जब मोदी जी के डर लग गया कि अब चुनाव में जनता साथ नहीं देने वाली है। ये कितनों चिल्ला ले, कितनों कह ले, ये बात क्यों नहीं करते 2 करोड़ रोजगार की? बात क्यों नहीं करते कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे? ये बात करते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया को हम लाएंगे, आज बांग्लादेश के मुकाबले रुपया आ गया, ये उसकी बात क्यों नहीं करते? इन्होंने कहा था, सुनिए, इन्होंने कहा था कि हम 1 इंच जमीन किसी पड़ोसी दुश्मन देश को नहीं देंगे। आज चीन हमारा सियाचिन से लगाए, अरुणाचल से लगाए, कई जगह हमारी जमीनों को हड़प रखा है। ये उस पर बात क्यों नहीं करते? ये बात उस पर क्यों नहीं करते कि विकास में हम कितने प्रतिशत बढ़े? इन्होंने कहा था बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अरहर की दाल का रेट पूछिए, इनसे दूध का रेट पूछिए। और सुनिए, 1 मिनट,
गरीबों का चावल, महीन चावल को मंसूरी और संभा कहा जाता था। इनकी सरकार में संभा और मंसूरी मार्केट से गायब है, उसको इनकी सरकार ने हाफ स्टीम बना दिया है। पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया। इनकी एक नेत्री थी जो इसमें कपड़ा मंत्री है, सिलेंडर लेके पूरे देश में नाच करती थी, कपड़ा मंत्री। आज सिलेंडर 1200 है तो ये लोग नाच नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछे ना कि कब सिलेंडर सस्ता होगा। हम कहते भैया कुछ मत कीजिए, हमको 3 बजे लाइन लगना मंजूर है, 400 का गैस सिलेंडर 400 का गैस। ईडी सीबीआई को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से टाइमिंग को लेकर इशू है कि अखिलेश यादव के ऊपर 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी और 2024 में अब जो है ईडी का नोटिस आया है। देखिए, ये तो भाजपा का एक रवैया रह गया है कि जो न्याय की बात करेगा उसके घर ईडी और सीबीआई छापा पड़ेगा। अभी लगातार माननीय राहुल गांधी जी भी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उनको भी संसद से बाहर करके उनके घर की चाबी ले ली गई, मगर साबित कुछ नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, यहाँ तक कि उनके वापस उनका संसदीय उनको बहाल करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भाजपा लगातार जो भी षड्यंत्र कर रही है वो मुँह की खा रही है। और जिस तरीके से ये खुद सपा सुप्रीमो ने कहा है कि न्याय की बात जो भी करेगा उसको उसके ऊपर इस तरह के घेराव होंगे, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। मगर मैं जो अब सवाल करना चाहती हूँ कि खुद इनके मंत्री जो कहते हैं ये भी जरा सुन लें और इसका जवाब भी दे दें। मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण ये है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं। बता दीजिए इसका थोड़ा सा बता। नितिन गडकरी जी हैं, इनके मंत्री, इनके राज्य मंत्री हैं, ये खुद आरोप लगाते हैं कि इस समय गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रही है, रहने का घर नहीं मिल रहा है। तो जब खुद इनके मंत्री आरोप लगा रहे तो इसके लिए भाजपा कौन सा अपने आप को सही साबित करेगी, कौन सा क्लीन चिट देगी? अब ये भाजपा खुद समझ ले। चलिए एक बात बताइए कि आप मोदी जी को हराना चाहते हैं कि नहीं? आपकी पार्टी हराना चाहती है कि नहीं? देखिए, हाँ या ना? ईडी, हाँ या ना? हम हराना चाहती है कि नहीं? हम सीधे बहन जी को मैं एक नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी को हराना बसपा चाहती है कि नहीं चाहती है? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो मुखिया बहन मायावती हैं, इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। देश के अंदर तो हराएंगे तभी ना बनेंगी। हराएंगे हम बता उसके बाद सवाल पूछ रहे हैं। एक बार बस इतना बताइए कि मोदी जी को हराना चाहते हैं कि नहीं? हराने जिताने की बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसको भी देख रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसको भी देखा जा रहा है। लेकिन अब देश की मजबूरी है, बहन मायावती जरूरी है। अगर बीजेपी के लोग इस देश के अंदर विकास किए होते तो इतनी बड़ी तादाद में किसान और नौजवान और छात्र जो सड़कों पे नहीं होता। आज किसान और पुलिस आमने सामने हो गए हैं। किसानों को गोली मारा जा रहा है, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। इन सारी समस्या को इस देश की भोली भाली जनता देख रही है। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से 1990 में चंद्रशेखर जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक उसी तरह से इस देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती बनने जा रही हैं। इस देश की मजबूरी है, बहन मायावती कैसे बनेंगी सर? क्या कुछ रूपरेखा है, कुछ फॉर्मेट तैयार है? मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि जिस तरह से 46 MP लेके चंद्रशेखर जी 1990 में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिस तरह से 64 MP लेके आई के गुजराल साहब बने थे। 2014 वाला हाल ना हो जाए सर, क्योंकि 2019 में सपा से गठबंधन था। देखिए, ग्रास रूट पे बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और हम लोग सड़कों पर अपना नहीं दिखाते हैं। लेकिन विधायक और सांसद जो है साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, वोट आप परसेंटेज की बात करिए, विधायक तो हमने नहीं जिताया, लेकिन 2022 में वोट ग्राफ गिरा कि नहीं गिरा? नहीं गिरा। इस देश 2022 में वोट ग्राफ नहीं गिरा। देश के अंदर जो 2022 में वोट ग्राफ गिरा कि नहीं सर? 19-20 हो सकता है, लेकिन जो वोट आप 4% के माइनर डिफरेंस मानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम उस पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देश के अंदर तमाम स्टेटों में अभी MLA का चुनाव हुआ था, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा रिस्पांस किया था और वहाँ भी वोट ऑफ परसेंटेज जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का गेम चेंजर साबित होगी बसपा इस बार। बिल्कुल। अच्छे दिन कब आएंगे सर? ये विपक्ष नहीं, पूरा देश सवाल कर रहा है। ये बात बता दूं, अच्छे दिन, एक चीज पहला जान लीजिए, विपक्ष के पास केवल और केवल एक मुद्दा है, ठीक है, कि वह जन सामान्य को, भारत की जनता को भ्रमित करना। दूसरा चीज है कि देश विरोधियों के साथ साजिश करके, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो। कांग्रेस के भी आपने कार्यकाल को देखा है, लगभग 50 साल के आसपास कांग्रेस और उनके गठबंधनों ने राज किया है देश पर। देश को किस स्तर पर ले गए थे उसमें भी कुछ किसी को कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज है एम्स, आप सुनिए बता दूं, एम्स की जो बात कर रही थी, एक दिल्ली में एम्स हुआ करता था और आप जिस गोरखपुर में बैठे हुए आप अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं, आपको यहाँ से मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर के आसपास
एक में अखिलेश यादव जी ने एम्स की जमीन दी है। योगी जी चाहते थे कि गोरखपुर में एम्स ना आए, कि योगी जी का मेडिकल कॉलेज चल पाए। ये झूठ बोलते हैं, फरेबी पार्टी के नेता हैं ये लोग। क्या बतियाएंगे? अखिलेश जी ने जब गोरखपुर में एम्स की बात आई, कहे कि पूर्वांचल के गरीब लोगों का इलाज कहीं होगा, तो 1 रुपया में गन्ना मिल का जमीन अखिलेश जी ने देने का काम किया। ये नहीं बोलेंगे, कागज बोलता है साहब, कागज बोलता है, कागज बोलता और आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े ये है कि ये मार्च महीना, एक मिनट जरा सुन, मुद्दा की बात बताइए ना। ये सुनिए, साल का क्लोजिंग महीना मार्च में सबसे पहले दिन जो है गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। पहले मेरी बात सुनिए, गैस सिलेंडर का दाम आप एक पकड़ ली है, गैस सिलेंडर का अभी पहले एम्स सुनिए, जो एम्स की अभी मुद्दा उड़ा है, मेरी बात सुनिए, एम्स का मुद्दा आप उठाए पड़े हैं। एम्स को यदि शिवशंकर जी थोड़ा सा एम्स के विषय में पढ़ ले, गूगल कर ले कि एम्स की जो प्रक्रिया और रुपया आता कहाँ से है। और एम्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। और एम्स जो था, एम्स की जो संरचना आप बताते, एक एम्स की संरचना बना के कांग्रेस ने दिल्ली में रखा हुआ था। आज हमारे पास 16 एम्स है। यहाँ तक ये सब जगह की बात छोड़ दीजिए, हम लोग जिस गोरखपुर में बैठे हुए हैं, गोरखपुर यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर पे ये एक एम्स बन के तैयार है और विगत 1.5 वर्षों से अपने आगे से चल रहा है। मित्र, आप मेरी बातें छोड़ दीजिए, आप कहीं छोड़ दीजिए, आप मेरी चलिए इन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, इनको बहुत ज्यादा जानकारी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठ गए, झूठ बोल के महंगाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, पाकिस्तान पे, चीन पे बैठ गए कुर्सी पे। तो केंद्र नहीं पैसा देगा तो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश अलग देश नहीं ना है। हमने जमीन मांगा, हमने 1 रुपया में जमीन दे दिया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। आपने इंजीनियर मांगा, हमने इंजीनियर दे दिया। बालू, रेत, सीमेंट सब हमने दे दिया, पूरी व्यवस्था दे दिया। पैसा देने में आपका छाती फट रहा है। इनके एमपी ने लिखा, कागज होगा, हम दिखा देंगे कभी। इनके एमपी ने लिखा कि एम्स की आवश्यकता नहीं है। और सुनिए, 16 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार अगर नहीं रह रहती इस देश में, तो मैं बताऊं कि ये लोग कहते कि चांद पे हम लोग संसद भवन बना देंगे। ये इतने झूठ बोलते हैं। और सुनिए, अखिलेश यादव जी ने सदर हॉस्पिटल में 500 बेड का बच्चों के शिशु मातृत्व के लिए बच्चों का बेड दिया। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का दिया। इन्होंने क्या दिया? हमने महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज दिया, हमने बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, सब जगह हम लोगों ने सदर में बिल्डिंगें दी हैं। और अखिलेश यादव जी एक बार आए ट्रिपलियम में, वो महाविद्यालय था, उसको विश्वविद्यालय बना दिया। हमने सिद्धांत में विश्वविद्यालय बनाया, हमने जो है अलीगढ़ में उद्घाटन किया, हमने आजमगढ़ में उद्घाटन किया। इनका बताइए, कर बस 16 है, कहाँ है? हवा में है। ये कहते हैं कि बस गारा माटी वाला मामला चल रहा है, 16 है, 16 है, 16। नाम बताइए ना, क्यों 16? 1 मिनट इनसे पूछिए। ये कहते कि अरहर का दाम हम कम करेंगे, इन्होंने कहा था दूध का दाम हम कम करेंगे, इन्होंने कहा गैस का दाम कम करेंगे, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रत्येक वर्ष देंगे। रोजगार ये क्या थे मालूम है? इजराइल में और पता नहीं कौन सा विदेश और है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 6 साल हुआ और 6 साल में 6 लाख नौकरी मिली, ये दावा करते हैं। झूठ बोलते हैं ये लोग, बहुत बड़े झूठे आदमी हैं। आगरा में गोरखपुर के बच्चों को 7,000 में आगरा में नौकरी देंगे, 4,000 किराया हो गया, 2,000 खाना पीना हो गया, 4 2 6 हो गया, 1,000 सब्जी हो गया, 7,000 में अपना रहेगा कि घर क्या भेजेगा? ये लोग झूठ बोलते हैं साहब। नौकरी के नाम पे क्या कर रही है? देखिए, नौकरी हो, रोजगार हो, विकास हो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत तेजी से कार्य कर रही हो, चाहे वो केंद्र की सरकार सॉफ्ट कॉर्नर में जवाब देना था, बड़ा सॉफ्ट एकदम। मैं तो बता रहा हूँ, देखिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ठीक है, उस दिशा में कार्य कर रही है कि देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकसित किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे वह महिला सुरक्षा हो, हमारे बीच में बैठी हुई हैं महिला, आप स्थितियाँ देखिए, महिला सुरक्षा से रिलेटेड हो और या आप सुशासन के दृष्टिकोण में हो, ठीक है, गुंडे माफियाओं की भी जो बात आप कर रहे थे शिवशंकर जी, एनसीआरबी अभी 1-1.5 महीने पहले आई है, उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दहेज उत्पीड़न को लेकर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जाति हो रही है। बात सुनिए, देखिए, दहेज उत्पीड़न, मानते हैं इस बात को? मेरी बात सुनिए, दहेज महिलाओं की बात की है सर, तो उस पे जवाब एक-एक करके जवाब दीजिए ना। मित्र, मेरी बात सुनिए, दहेज उत्पीड़न की यदि कोई बात होती है, दहेज उत्पीड़न 2 व्यक्तियों के बीच का चीज होता है, ठीक है? महिलाओं के साथ होता है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, दहेज उत्पीड़न की जो व्यवस्था है वह एक महिला का एक मातृपक्ष जो हो गया और उसका ससुराल पक्ष की बात हो गई। सरकार उसमें दबाव डाल रही है क्या कि आप आप दहेज उत्पीड़न करिए जा करके? सरकार की मेन व्यवस्था जो होती है शांति व्यवस्था। मेरी बात सुनिए, पहले नौकरी की जो आप बात कर रहे थे, अभी जो नौकरी की आप बात कर रहे थे कि प्रदेश के अंदर की जो बात कर रहे थे कि 2007 में जब बहन मायावती की हुकूमत थी, सरकार थी,
पूर्ण बहुमत की सरकार थी। थोड़ा शोर तो एक मिनट मेरा मेरी जो सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें लाखों की भर्ती सफाई कर्मी की अगर किसी ने किया बेरोजगार की, तो बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी ने किया। 41,000 कांस्टेबल की भर्ती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने किया। 88,000 बीडीसी की जो भर्ती हुई आंगनवाड़ी की, वो बहन मायावती ने किया। और इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अगर देखना है तो बहन मायावती की सरकार में आपने देखी होगी। चाहे जितना बड़ा गुंडा माफिया, महिलाओं को लेकर क्या, महिलाओं को लेकर भाजपा का स्टैंड जो है उस पर क्या सोचती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी जो बहुत गैर जिम्मेदार जो जवाब दिया गया बीजेपी प्रवक्ता द्वारा, मैं उनको एक बात बता दूं, सिर्फ दहेज उत्पीड़न में नहीं, उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिलाओं के प्रति हो रहे सभी अपराधों में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। दूसरा, युवा सबसे ज्यादा आत्महत्या उत्तर प्रदेश में करे, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस द्वारा तैयार की रिपोर्ट नहीं है। तीसरा, कि सबसे ज्यादा हत्या जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये जो इनका जीरो टॉलरेंस वाला जो इनका एक कानून था, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। तीसरा, अब ये बीजेपी सबसे पहले ये बताए कि पूरे भारत में प्रत्येक नागरिक, यहाँ तक कि आपके ऊपर भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, वो कर्ज कहाँ से आया? आज प्रत्येक नागरिक, ये खड़े हैं, मैं खड़ी, चाहे जो भी, सबके ऊपर 1.5 लाख का कर्ज जो है वो कहाँ से आया है? अब तक के सालों में 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था विदेश से, मगर आज की तारीख में अकेले मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ का कर्ज लिया। वो कर्ज कहाँ गया? आखिर अगर वो विकास में नहीं आया इस्तेमाल, अगर लगातार बेरोजगारी फैल रही है, आप मानदेय नहीं दे पा रहे हैं लड़कियों को, लगातार 112 डायल की बच्चियां मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, उनका मानदेय आप नहीं बढ़ा पा रहे। और यहाँ पे योगी जी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश का खजाना भरा हुआ है। अगर खजाना भरा हुआ था तो उन बच्चियों को अपना मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? लाठियां क्यों खानी पड़ी? आज रोजगार पाने के लिए क्यों बच्चे सड़क पे हैं? कल की एक जीडीपी को लेकर एक तिमाही रिपोर्ट आई है, उसमें 8.4% जो है जीडीपी भारत की दिखाई गई है, जो चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ती हुई दिख रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एक बात बता दूं कि मोदी सरकार ने 33 लाख करोड़ का जीएसटी वसूला है, मगर उसी पैसे का 25 लाख करोड़ इन लोगों ने अरबपति खरबपतियों को माफ किया, उनका कर्ज माफ किया है। तो जो भारत से जो आम नागरिक जो अपना कर दे रहा है उसको वसूल रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं, मगर वो वसूला हुआ पैसा ये लोग अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी का कर्ज माफ करने में लगा रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। महिलाओं को लेकर बात हो रही थी, अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी में पहुंची तो राहुल जी ने कहा कि जया बच्चन की बहू मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन को नाचने वाली कह के संबोधित किया, और इसको लेकर लगातार। अब एक बात बताइए, 2022 में जो पार्टी महिलाओं के आरक्षण को लेकर एक मुखरता से आवाज उठाती हुई नजर आई, सीट देने की बात हुई तो आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा आरक्षण जो है कांग्रेस पार्टी दी। महिलाओं को लेकर इस तरीके की बात जो है एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में वक्तव्य मुझे तुरंत दिखा देगी कि उनका वक्तव्य क्या था, मैं उस पर जरूर प्रतिक्रिया दूंगी। मैं ये नहीं मान सकती कि राहुल गांधी जी का इस तरीके का कोई बयान होगा। दूसरी बात, ये आप मान रहे हैं कि नहीं कि ऐश्वर्या राय बच्चन को उन्होंने नाचने वाली संबोधित किया? किसने कहा? राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव का इस पे कोई स्टैंड नहीं था। हो ही नहीं सकता ऐसा। राहुल गांधी जी, सर्च करिए सर्च राहुल गांधी जी ऐसा कर नहीं सकते। और मैं मैं पिछले बयान पे आता हूँ। इन्होंने जो महिला, क्या कहा था? इन्होंने जो महिला सुरक्षा जो बात किया, एक तरफ अभी ऐश्वर्या राय बच्चन वाला जवाब हो जाए उसके बाद। ऐश्वर्या राय बच्चन पे क्यों बोलेंगे राहुल गांधी? क्यों बोलेंगे? जया बच्चन को लेकर, जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को उन्होंने कहा कि नाच, जो देश की मीडिया जो है, हम बता रहे सुनिए, देश की क्यों नहीं करते हैं? हम जो बात करते हैं महिला सुरक्षा की बात हो रही थी, इसलिए महिलाओं को लेकर क्या इज्जत दे रही है कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड है? वही बात मैं कह रहा हूँ। मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुन। उन्होंने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आपकी बात हम तभी से सुन रहे। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र मीडिया है ये नाचने वाली को, ऐश्वर्या राय बच्चन जो नाचती है उनको दिखाती है, लेकिन देश के गरीब और जो जनता है, शोषित जनता, उसको नहीं दिखाती। क्या देश की मीडिया नहीं दिखाती? वक्तव्य देने के समय हो सकता उन्होंने ये कहा हो कि हमारे देश की मीडिया, जैसे अभी अयोध्या में उद्घाटन हो रहा था तो कंगना रनावत जी पे फोकस था कि एयरपोर्ट से आ रही हैं, गाड़ी में बैठ रही हैं, अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, उनका परिवार आ रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, मफलर ओढ़ रहा है, माला चढ़ा रहा है, मोदी जी हाथ दाबे, पूछे, अमिताभ बच्चन साहब हाथ में कुछ लगाए थे, पूछे क्या है हाथ में। तो मीडिया जो इस सेलिब्रिटियों को दिखाता है, आप कभी बर्तन मांजने वाले के पास जाते हैं क्या? आप कहीं झाड़ू लगा, अरे सुनिए, अरे मैं कह दिया भाई, आप झूठ थोड़ी बोलता हूँ।
हूँ, मैंने कह दिया जो बयान में देना था। आप कभी बर्तन मारने वाले से पूछिए, झाड़ू लगाने वाले से पूछिए, कौन लगाता है? वो 2 मिलियन लोग लगाते हैं। और सुनिए, ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे। मणिपुर में बेटी को नंगा नचाया जा रहा था, नरेंद्र मोदी का छाती नहीं फटा। अमित शाह जो बहुत बड़े गृह मंत्री बनते देश के, कहते कि बेटी सुरक्षित है। उस बेटी के साथ मणिपुर में क्या हुआ? बनारस में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बेटियों के सामने, बेटियों के ऊपर क्या किया जा रहा था? बेटियों ने मोदी के संसदीय क्षेत्र में बाल मुड़वाने का काम किया, तब इन्होंने बात नहीं किया। आप इनसे जवाब लीजिए ना। ये बात करते हैं कि रेप कैसा मामला है, ये कैसा? इनका एक विधायक जिसको दिल्ली के कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, सिटिंग विधायक है, भाजपा के सिंबल पे जीता, ये कहते गुंडे नहीं है। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के भाई को कमल के सिंबल पे चुनाव लड़ाया मुंबई में। ये बात करेंगे। अपराधियों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, उग्रवादियों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये केवल मंदिर और हिंदू मुसलमान पे तोड़ते हैं। मैं आज फिर कहता हूँ, के नाम पर लड़ रही है। एक बात नहीं सुन लीजिए, इनसे पूछिए ना, दाल के नाम पे ये आए थे, गैस के नाम पे ये आए थे, रोजगार के नाम पे ये आए थे, महिला सुरक्षा के नाम पे आए थे। ये उस पर बात ये क्यों नहीं करते हैं? ये बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, महिला सुरक्षा कर देंगे। एनसीईआरटी की रिपोर्ट आप दे रहे हैं ना। केंद्र में राहुल गांधी पीएम बने हैं, अखिलेश जी पीएम है कि मायावती जी पीएम है, नरेंद्र मोदी है ना। तो आंकड़ा झूठ नहीं बोलेगा, आप बच नहीं सकते हैं। जवाब के नाम पर बीजेपी काम कर। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास और सुशासन के नाम पर कार्य करती है। दूसरा चीज़ है कि समाजवादी पार्टी का जो यही कृत्य है, इसी नाते जनता उनसे दूर हो जा रही है। बेवजह की बातों में चिल्लाना और बिना तर्क संगत, बिना तथ्यात्मक बात करना। मणिपुर में जो हिंसा हुई वो तो तथ्य वाली थी। नहीं, देखिए जो भी मेरी बात सुनिए पहले, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो भी ना बोला करिए। पहला बात है ये बचपना मत कीजिए, ठीक है? अब आप नहीं मैं आप बड़े आप मेरी बात नहीं पहले मेरी बात मैं बोल रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए बस। सुनिए पहले मेरी बात, बीच में नहीं बोला जाता। मैं सारे सवाल के जवाब, चाहे मणिपुर की घटना हो या बनारस की जो घटना उतार रहे थे, ठीक है? बनारस की भी घटना हो, चाहे जहाँ पर सरकार हमारी है वहाँ पर यदि कोई अपराधी अपराध करता है, कोई अपराध में संलिप्त पाया जाता है, उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। बनारस की घटना में भी आप उनको जानते हो, पकड़ के जेल गए। जो तीनों आरोपी थे उनके ऊपर गैंगस्टर भी लगा दिया गया है। आप उनकी जानकारी होंगी, मेरे से FIR कॉपी ले लेंगे। दूसरा चीज़ है कि यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उस पर किसी प्रकार से कोई रियायत भारतीय जनता पार्टी करने के लिए नहीं है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में जहाँ भी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वह सुशासन के लिए जानी जाती है, और सुशासन में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति हो, यदि उसने अपराध में कहीं से संलिप्तता उसकी पाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं छोड़ने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी हों या माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, कहीं से भी किसी अपराधी का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए संरक्षण योगी आदित्यनाथ जी का जब नाम आता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? देखिए योगी जी की जो बात है, अब CM सिटी होने के नाते हम नहीं कुछ कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? बसपा मोदी जी को हराना, ये आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की सरकार नहीं चल रही है, संविधान की सरकार नहीं चल रही है, ये बुलडोजर की सरकार चल रही है। मतलब बसपा अगर गोरखपुर में डर रही है? नहीं, डर नहीं रही है। तो क्या आप योगी जी, हम बस पूछे, आप अच्छा बोल दीजिए। योगी जी का नाम जब आता है तो क्या ख्याल आता है? संविधान और कानून की बात करिए ना, कि जो अगर किसी ने भी अपराध किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाजपा वाले कहते हैं कि योगी जी का नाम सुनते ही माफिया कांपते हैं, थरथर कांपेंगे। हम थोड़ी माफिया या हमारी पार्टी तो आप खुलकर जवाब दीजिए कि क्या सोचते हैं योगी? बिल्कुल हम हराने का काम करेंगे। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जो भी कैंडिडेट उनको जिताने का काम करेंगे। जो बहन जी यहाँ से भेजेंगी उनको हम जिताएंगे। अभी आप जिया बच्चन की बात कर रहे थे, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा का कोई समाज वोट देता तो मुस्लिम समाज देता है। इन्होंने राज्यसभा का जो कैंडिडेट अभी बनाया उसमें क्यों नहीं मुस्लिम समाज का कैंडिडेट बनाया है? ठीक एक मिनट ये वाला सवाल, पीडीए वाली राजनीति कर रही है जो सपा है। एक बात बताइए, 2022 में जब MY समीकरण साधने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव, MY समीकरण कहाँ चला गया? होने के नाते पूछ रहा हूँ इनसे कि समाजवादी चलिए जवाब ले लेते, जवाब दे समाजवादी। हम सब लोग पूर्वांचल में रहते हैं। यहाँ है आपन छोड़ दूसरे पे धावे, न आपन मिले न दूसर पावे। ये अपने दल की बात नहीं देखते हैं। लेकिन चलिए मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हैं। समाजवादी पार्टी केवल अल्पसंख्यक की नहीं, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समान। अभी PDA का एक नारा माननीय अखिलेश यादव ने दिया है, पिछड़ा PDA
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हाँ। को लाया, उन्होंने एक साथ किया। लेकिन अगला वाला चला गया। सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन ये लीजिए। वाले में 2-3 चीजें हैं। सुन लीजिए, सब है उसमें ना। हाँ। हमने सबसे ज्यादा मंत्री किसने बनाया? हाँ। अखिलेश जी ने बनाया। माने मुलायम सिंह नेताजी बनाते रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा पदाधिकारी कौन बनाया है? माने अखिलेश जी बनाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी बनाती रही है। आप सुनिए, आप बोल लेने दीजिए। एक मिनट सर बोले, आप एक सवाल जवाब किया ले तो दे लेने दीजिए। जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप इस देश की इस सुनिए ये वाला जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। आप बहन जी की बात करेंगे कि योगी जी की बात करेंगे? आप किस पार्टी के नेता हैं? समाजवादी आप बसपा के हैं ना? बसपा नेता है ना? ये जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। इनको नहीं पता है कि आदरणीय हम लोग के मोहम्मद आजम खान साहब कितने हम लोग के प्रिय हैं, हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनको जेल भेजा है। वो न्यायालय की प्रक्रिया है, न्याय चल रहा है, न्यायालय चल रहा है। आपकी बहन जी कहती है कि जो मामला न्यायालय में चल रहा है, आपकी बहन जी पे बयान दे रहा हूँ। सुनिएगा आप, सुनिए बात को, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक मिनट। सुनिए बात करके सुनिए ना। को। आपकी बहन मायावती जी बसपा सुप्रीमो कहती है कि जो मामला कोर्ट में लंबित है उस पर मैं बयान नहीं दूंगी, तो हम धरना प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? आप अपने मुखिया की बात नहीं सुनते हैं। और दूसरी मैं बात दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक का सम्मान कहीं होता है तो समाजवादी पार्टी में होता है। इस देश की आजादी में बहुत सारे मौलवी और बहुत सारे लोगों ने अपने आहुति देने का काम किया है। ये जो कौम है ना, ये लोग बार बार बांट देते हैं मुसलमानों को। ये लोग बांट देते हैं, भाजपा भी बांट देती है, बसपा भी बांट देती है। हम लोगों ने इस कौम को सुरक्षा देने का काम किया है। कोई कह नहीं सकता है, कोई नहीं कह सकता है कि इस देश में जितना हिंदुत्व की बात है, जितना मुसलमान की बात है, जितना सिख की बात है, जितना ईसाई की बात है, हम सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इंडिया गठबंधन वही कर रहा है। ये पूछिए इनके लोग क्यों नहीं साथ देते आदिवासियों का? बसपा के लोगों की बात कर रहा हूँ। अब भाजपा और बसपा दोनों एक टाइप का बात करती है। हम अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित और समान जो संविधान को मानता है, संविधान को हम लोग मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग की तरह नहीं है कि जो बाबा साहब और मान्य और काशीराम साहब के सपनों को बेचने का काम करते हैं। अगर कोई संविधान को अक्षरशः पालन कराना चाहता है, कि पालन कराया है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ। अच्छा एक बात बताइए मैम, अगर ये उत्तर प्रदेश में अगर 17 सीटों का फॉर्मूला नहीं बैठा होता कांग्रेस के साथ, तो क्या इंडिया गठबंधन की विचारधारा से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक रखती? पहली बात तो सवाल ये कि बैठता क्यों नहीं गठबंधन। जब हम शुरू से इंडिया अलायंस की बात करते हैं, सभी लोग इस बात को समझ रहे थे कि हमें इंडिया अलायंस के तहत जो भी लक्ष्य है उसको लेके, चाहे संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए इस इंडिया अलायंस का हम लोगों ने पहल किया था। और कहीं ना कहीं हम लोग को इस सीट को जाहिर करने में कि कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी या अन्य दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको सोचने समझने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा ये प्रदेश है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के चीजों को तय किया गया है। और क्यों नहीं होता का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये होना ही था। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर जो 80 में से 78 सीटें मिलने वाली हैं और 2 सीटों में पूरा इंडिया गठबंधन सिमट के रह जाएगा। देखिए सर्वे तो ये, इनका सर्वे तो ये समय वो भी कह रहे थे कि हम पूरे भारत में बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। क्या ये खत्म कर पाए? तो इनका ये सपना अभी भी वही चल रहा है कि आने वाले लोकसभा में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों में समेट देंगे। तो मैं एक बात बहुत अच्छी स्पष्ट तौर पे कह दूं, ये भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि भाजपा को किसी भी तरीके से हमें सत्ता से हटाना है। भाजपा को किसी तरीके से सत्ता से हटाना, भाजपा को किसी तरीके से इंडिया गठबंधन सत्ता से हटाना चाहती है। देखिए राहुल जी और अखिलेश जी एक साथ दो कहा जाए कि एकदम बर्थडे बॉय बन के घूम रहे थे पिछले चुनाव में। स्थिति आप लोगों ने देख ही लिया कि उस समय जनता ने उनका क्या हश्र किया। दूसरा चीज़ है, इन लोगों का जो गठबंधन है, जब पहली ही स्थिति इन लोगों की गड़बड़ है, दोनों लोगों के विचार, दोनों लोगों की, अभी गठबंधन बना नहीं, पहले अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिए, तो उसका भविष्य में क्या हश्र होगा वो भी आप जानना है। न समाजवादी पार्टी, देखा जैसे क्या होता है कि ये लोग ऊपर ऊपर से करा लिए, यह लोग शरीर तो मिला लिए, या दोनों लोग शरीर, लेकिन आपके सहयोगी दल को 4 सहयोगी दल को केवल 6 सीटें बंटवा। देखिए अभी तो हमारे यहाँ सुनिए, अभी तो हमारे गठबंधन का कहीं से कोई सीट का मैंने कोई हमारे यहाँ अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, ना हमारे कोई प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ना हमारे किसी भी कोई भी हमारा सहयोगी दल ने कोई अपना प्रत्याशी उतारा है। तो आप जब जानिए जैसे इनके हृदय का ना मेल होगा। और यह लोग करते क्या है कि जो भारत की जन सामान्य लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सामान्य जनता कोई ऊपर से दिखा रहा है गठबंधन हो गया, लेकिन जनता जो है दोनों दलों को, सपा को और कांग्रेस को उठा के फेंक देगी। चलिए उठा के फेंक देगी।
लोकसभा चुनाव में। हमको एक बात समझ में नहीं आता है, अगर अखिलेश यादव और श्रीमान राहुल गांधी जी मिलते हैं तो भाजपा वालों के छाती पे सांप काहे लौट रहा है? आप क्यों बेचैन हैं? रात में अगर अखिलेश जी आ रहे होंगे सपने में तो मंत्र मैं बता देता हूँ, उस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश, 3 बार नाम लेंगे तो उसके बाद अखिलेश जी नहीं आएंगे। और अगर भोर में राहुल जी आते हैं तो जय राहुल जय राहुल जय राहुल, 3 बार नाम लेंगे तो दोनों लोग नहीं आएंगे। आप लोगों का छाती पट रहा है, रोजगार दे नहीं पाए, महंगाई कम कर नहीं पाए, जीडीपी बढ़ा नहीं पाए, रुपया को डॉलर के मुकाबले ला नहीं पाए, आपने जमीन छुड़वा नहीं पाए, आपने कहा था कि पीओके जो कब्जा है उसको वापस ले लेंगे, आप कुछ कर नहीं पाए। तो आपको दिक्कत है कि कैसे 2 नौजवान इस देश के जो विकास कराना चाहते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं इस देश में, जो आदिवासियों का जंगल हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, इनके रिश्तेदार अडानी, इनके रिश्तेदार अंबानी, इनके रिश्तेदार विजय माल्या, इनका रिश्तेदार नीरव मोदी, वो सब विदेश में जाके बैठे हैं, उनको ये ला नहीं पाएंगे। ये कहे थे कि स्विट्जरलैंड से हम काला धन लाएंगे, वो ला नहीं पाएंगे। 2 नेता निकले हैं इस देश को बचाने के लिए। कहा इस देश में आपातकाल की स्थिति है साहब, आप कुछ बोल नहीं सकते, ये घर गिरवा देंगे, आप कुछ कह नहीं सकते, घर गिरवा देंगे, आप आंदोलन करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, नौजवान रोजगार मांगेगा तो लाठी देंगे, शिक्षा तब भाजपा इतनी कैसे आश्वस्त है कि 400 सीटें आएंगी? अरे आश्वस्त ये लोग फर्जी करते हैं ना साहब, आप समझिए। इन लोगों ने पूरा व्यवस्था बना लिया, इन्होंने कहा ईडी और सीबीआई एकदम तोता हो गए हैं। कहते सुनो रात में फोन करेंगे मोदी जी, ऐसा करो ये एमपी है ना सपा का, उसका छापा डालो, बहुत बोलता है। फिर कहेंगे अखिलेश जी को जाके लेटर दे आओ, 4 लाइन टाइप क्या दे आए, अरे राहुल की सुरक्षा कम कर दो, बहुत घूम रहा है, बहुत बोल रहा है, राहुल की सुरक्षा कम कर दिया। उस राहुल गांधी की जिसके बाप को बम से उड़ाया गया, उस राहुल गांधी की जिसकी दादी को गोलियों से भुना गया, उसकी सुरक्षा ये लोग कम करते हैं। और सुनिए, फिर रहेगा कोई विधायक बोलेगा सदन में मोदी और योगी जी के खिलाफ, ऐसा करो उसका देखो क्या क्या चल रहा है, उसको झूठा फर्जी दे दो लेटर। भाई सरकार इनकी, अधिकारी इनके, डीएम इनके, एसएसपी इनका लेटर दे देंगे, ये फर्जी है, ये अवैध है, गिरा दो गिरा दो गिरा दो। ये लोग अनलगर दबाव बना रहे हैं, जनता समझ चुकी है। आज नौजवान खड़ा है इलाहाबाद में, इनका चूल्हा हिल गया कि नहीं हिल गया? और ये क्या कहेंगे, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है, पूरा मुस्तैद तरीके से खड़ा है, इस बार मारेगा धक्का, नरेंद्र मोदी कुर्सी से उतर जाएंगे। ये समझ नहीं पा रहे हैं, किसानों कम लिया इन्होंने। 1-1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था, बंद हुआ, तो उसमें ये हुआ कि देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए हम अपनी जो चीजें हैं वो वापस लेते हैं, कानून वापस लेते हैं। एक बात बताइए, एमएसपी का लिखित गारंटी क्यों नहीं दे रही है सरकार? मेरी बात सुनिए, जो किसानों से रिलेटेड मुद्दे हैं, पहला चीज़ जान लीजिए कि उसमें विपक्षी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, जो अन्य पार्टियां हैं, यह लोग मिल करके उसका राजनीतिकरण किए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे सर। मैं ये पूछ रहा हूँ एमएसपी की लिखित गारंटी सरकार क्यों नहीं दे रही है, कारण बता दीजिए। सरकार सब दे रही है। पहला चीज है कि यह लोग किस वे में जा रहे हैं, वहाँ किसान नहीं खड़े हैं, वहाँ नेता खड़े हैं, किसानों का भेष धारण करके, किसानों को बहुरूपिया बन करके यह लोग धारण किए हुए हैं कि सरकार को निगेटिविटी ले जाना। लेकिन जो जनता है, जो भारत की जनता, वो सब समझ रही है। भारत की जनता अभी देखेगा, जो ये इसी प्रकार से लोग चिल्ला रही थी, समाजवादी पार्टी यहाँ से आ रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं और जा रहे हैं, स्थितियाँ हुई कि जो अन्य प्रदेशों के चुनाव हुए वहाँ भी आप कांग्रेस का हश्र देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी। जवाब अभी भी फिलहाल नहीं मिला कि एमएसपी की लिखित गारंटी सरकार क्यों नहीं। मेरा निजी सवाल भाजपा से, अखिलेश जी ने कन्या विद्याधन दिया, अखिलेश जी ने साइकिल दिया, अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया, अखिलेश जी ने 100 नंबर दिया, अखिलेश जी ने 112 नंबर दिया, अखिलेश जी ने 10-90 दिया, इतना दे दिया, बिना उंगली गिने बता दिया। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, भाजपा का, ये 10 का उंगली गिन के बता दीजिए। लैपटॉप की बात कर रहे हैं, बता दिए, 10 लैपटॉप 20 काम बता दूं आप। पहला 10 साल भी अभी कहाँ हुआ है, देखिए पहला चीज आप जान लीजिए, आप जो कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, योजनाएं बताते रहिए, जोड़ते रहिए। आप विश्वविद्यालय के यहाँ बच्चे होंगे, विश्वविद्यालय के बच्चों से पूछ लीजिएगा, मेरी बात पहले सुन लीजिए, जो हर जगह व्यवस्थाएं चल रही है, सबको मोबाइल और लैपटॉप की व्यवस्था दी जा रही है, ठीक है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सबको, उसमें किसी जाति, अरे मोबाइल दिया, टैबलेट भी दिया गया है, लेवल नहीं है। अरे अपने विश्वविद्यालय लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे पूछिए, अरे मित्र टैबलेट भी दिया गया है। सुनिए बात बता, सुशासन की व्यवस्था देख लीजिए, जो गुंडे माफिया जो सड़कों पर घूमते हुए, क्यों नहीं योजना है, क्यों नहीं योजना है? और मेरी बात, अरे भाई फिर में देखिए, आप यादव, फिर सुनिए बात बता दो,
दलित के बेटे अरे अरे सर गिनवाइए ना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम मेरी बात सुनिए पहले। मेरे शिवशंकर जी बीच में ना बोलिए। पहला चीज है शिवशंकर जी, पहला जान लीजिए या चूंकि स्थिति है जो बोल रहे हैं इतना, यदि बुलडोजर से घर गिरता शिवशंकर जी का, शिवशंकर जी इतना चिल्ला बेफुजूल के वही खपड़ेला ही गिरता, लेकिन आप बेफुजूल की बात नहीं कर पाते। आप यह जानते हैं लोग जा करके वहाँ लपलपा रहे हैं जो सपा में, यह एक मुझे इन पर दया भी आती है कि एक SC ST बिरादरी के एक लड़का जिसके अंदर एक क्षमता भी है, इनकी स्थिति इनको 4 दिन पहले महानगर अध्यक्ष सब घोषित किए किसी जनसभा का, फिर उठा के कोई दल आप जो कर रहे हैं दलित समाज का उन्होंने 8-10 काम करवाया। देखिए ये चीज नहीं किस तरीके से देखते बीजेपी के कामों को, किस तरीके से देखते हैं। देखिए लास्ट सवाल, ज्यादा समय हो रहा है। बीजेपी के जो साथी हमारे हैं, माइक गया था, माइक जाता तो फिर बोल रहे। भैया मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, अखिलेश जी के नेतृत्व में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। उन्होंने कहा नहीं शिवशंकर हमारा उपाध्यक्ष रहेगा, अगली बार हो सके मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं। बीजेपी के कामों को लेकर क्या कहेंगे? अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अभी राजा भैया के ऊपर जितने मुकदमे थे सब हटा लिए गए, सब क्लीन चिट दे दिए गए। ब्रिजेश सिंह माफिया है वो खुलेआम घूम रहे हैं, धनंजय सिंह घूम रहे हैं। क्या ये बात करते हैं कानून व्यवस्था और माफियाओं की? अगर कानून व्यवस्था कहीं थी रही है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन मायावती। यस, भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर क्या कहेंगी? देखिए पहली बात तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे वो अपनी एक ऐसी योजना बताएं जो पहले कांग्रेस सरकार ने ना लाई हो और वो स्वयं उनकी योजना थी। जितनी योजना गिना रहे हैं वो पूरी योजना कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी, उसको सिर्फ और सिर्फ रीनेम करके बीजेपी भुना रही है। बस ठीक। चल लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा, आपने डिबेट कराया, देखिए मुद्दों के विषय को लेकर जो हमारा आज भी महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी का विषय है, इस पे बात हो और सरकार को ये बात ध्यान देना चाहिए। सिलेंडर से लगाए जो महंगाई है और अगर उसने भारत रत्न दिया तो मैं ये आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिले और माननीय काशीराम साहब को भी भारत रत्न ये सरकार दे। चुनावी साल चल रहा है ना, दे। हो सकता है कि 1-2 वोट और मिल जाए इनको, लेकिन माननीय नेताजी हमारे मुलायम सिंह यादव जी को भी दे और माननीय काशीराम साहब को भी ये भारत रत्न दे। देश की जनता भाई बदलाव चाहती है, देश की जनता बदलाव चाहती है। महंगाई को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए, जिस तरह से यहाँ की जनता को छला जा रहा, बेवकूफ़ बनाया जा रहा, जनता बदलाव चाहती है। बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो ये तमाम मुद्दे थे जो अभी हम लोगों ने आपके समक्ष रखा और ये निश्चित तौर पे 2024 में ये तमाम मुद्दे उठने वाले हैं और यकीन मानिए कि जब 2024 का रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होगा। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठे या फिर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने आप को ये चुनाव जो है वो लड़ती हुई दिखे। बाकी इसके लिए आपको 1-1.5 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी देखते रहिए गोरखपुर पोस्ट। मैं था आपके साथ वीके सिंह।